गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 ऑफ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेक्चर 3 में हमने क्या पढ़ा? लेक्चर 3 में हमने पढ़ा मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कि डिफरेंट शेप के करंट कैरिंग कॉइल के करस्पॉन्डिंग आई इनटू एरिया मैग्नेटिक मोमेंट देखा। फिर ये देखा कि करंट कैरिंग लूप जो कि एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, उस पर टॉर्क कितना लगा ये देखा। तो अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। उसमें हमने करंट लूप के कारण देखा था। अब ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन भी तो एक करंट ही बनाता है ना, तो उसके कारण हम मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे। दूसरा चीज हम देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उस टॉर्क के प्रिंसिपल पे ही कि एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, तो उस पे ये डिवाइस बनाया गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो करंट एक तरह से यू कह लो कि ये करंट किसी सर्किट में है या नहीं इस चीज को मेजर करता है। ठीक है, और फिर इसी गैल्वेनोमीटर में थोड़ा चेंज करके अमेंड करके हम एमीटर एंड वोल्टमीटर बनाएंगे। तो आज हम ये चीजें देखेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला चीज क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। ओके चलो ये देखिए, अगर हम न्यूक्लियस जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा है, ये रहा मेरा न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट भी तो होगा E/T। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाने में, मान लो ये v स्पीड से है, ये इलेक्ट्रॉन v स्पीड से जा रहा है, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगाया ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइडेड बाय वो टाइम। अगर v स्पीड से है तो वो टाइम क्या हो जाएगा? 2πr डिवाइडेड बाय v। तो मेरा इसके करस्पॉन्डिंग करंट क्या निकल करके आएगा? E/2πr डिवाइडेड बाय v। ये चीज v ऊपर चला गया, E इंटू v डिवाइडेड बाई 2πr। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाह रहा है, ये करंट इंटू एरिया, ये करंट आपने निकाल लिया EV/2πr इंटू एरिया। एरिया इसका रेडियस मैंने r मान लिया। तो पाई r स्क्वायर, पाई से पाई गया, r से r गया, क्या हो गया? EVr का आधा। यहां ये मैग्नेटिक मोमेंट निकाला हमने, और इस मैग्नेटिक मोमेंट का हम एंगुलर मोमेंटम से एक रिलेशन निकालेंगे। याद कीजिए एंगुलर मोमेंटम, अगर कोई चीज ऐसे राउंड सर्कुलर मोशन में से घूम रही हो यूनिफॉर्मली, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाता था mvr। बेसिकली रोटेशनल मोशन क्लास 11 क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p, यही होता था ना। इसी मैग्नेटिक मोमेंट का हमें एंगुलर मोमेंटम से रिलेशन निकालना है। तो r क्रॉस p, तो अगर यहां पर देखें तो ये इस तरह से मान लो, यहां ये v स्पीड, और इस न्यूक्लियस के सेंटर, इसको हम सेंटर मान सकते हैं, तो इस सेंटर के अबाउट ये इसका पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट का भी मान लो भी पॉइंट p पे है, तो इसका लीनियर मोमेंटम mv, इसका लीनियर मोमेंटम इधर हो गया और r इधर हो गया। r क्रॉस p दोनों के बीच का एंगल कितना है? ये देखो 90 डिग्री। तो r p sin 90 इस केस में, यानी r इंटू mv और sin 90 1 mvr। क्लियर? ओके, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr। अब इसके मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम निकाल के देखते हैं कितना आएगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं इधर से। इसका मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम देखिए क्या आता है। मैग्नेटिक मोमेंट आपने निकाल लिया EVr का आधा, और मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr। तो क्या हो गया? EVr का आधा इंटू नीचे mvr। ये r से r गया, v से v गया, क्या आ गया? E/2m। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ E/m। E/m क्या कहते हैं इसको? E/m स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज पर यूनिट मास। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक वर्ड जहां भी आ जाए
वो पर यूनिट मास में वो चीज बन जाती है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आया, हम कहेंगे कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है वो हाफ ऑफ स्पेसिफिक चार्ज के बराबर है। और ना ये एक जनरलाइज्ड रिलेशन है, सिर्फ इसी के लिए नहीं, सिर्फ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के लिए ही नहीं। हम देखें एक केस और देखें और फिर इसको जनरलाइज कैसे है इस चीज को देखें। तो इसको मैं इरेज करूं, मिटाऊं, चलो। यही मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम मैं इस बार एक रिंग के लिए निकाल रहा हूं। ये रहा रिंग, और इस रिंग पे थोड़ा सा इसकी जस्ट दिखाने के लिए थोड़ा सा इसका मैं विड्थ बना दे रहा हूं। इस रिंग पे आपने इंसुलेटिंग रिंग है, इंसुलेटिंग इसलिए लेते हैं ताकि कंडक्टर होगा तो चार्ज इस पे रखेंगे, इधर उधर मूव कर सकता है, तो हमने इसे इंसुलेटिंग लिया। अब यूनिफॉर्मली आप ये मान लो कि इस पे चार्ज Q इस रिंग पे रखा हुआ है, और इस रिंग को हम घुमाएंगे तब तो चार्ज घूमेगा और करंट बनेगा। तो इस रिंग को हमने इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घुमा दिया, राइट। अब वही चीज हम इसका निकालना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम इस स्ट्रक्चर के लिए। ओके, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट फिर वहीं से स्टार्ट करें, क्या होता है I इंटू एरिया। ओके, कितना I बनेगा, वही चार्ज एक टाइम पीरियड में जो घूमेगा, पूरा का पूरा किसी भी क्रॉस सेक्शन से देखेंगे तो एक टाइम पीरियड में ये पूरा का पूरा चार्ज यहां से पास कर जाएगा। ओके, तो वही करंट बन जाएगा Q बाई टाइम पीरियड। ओके, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q, हमने कहा कि ये ओमेगा से घूम रहा है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। इस ओमेगा को ऊपर लेके चले गए, कितना हो गया Q ओमेगा बाई 2 पाई। क्या निकाल लिया आपने, करंट। क्या निकाले अब हम, मैग्नेटिक मोमेंट I मल्टीप्लाइड बाई एरिया। क्या है I, क्या निकाला हमने, Q ओमेगा बाई 2 पाई। क्या हो जाएगा एरिया, इसका रेडियस मान लिया R है, तो हो गया पाई R स्क्वायर, Q ओमेगा R का स्क्वायर बाई 2। किसके साथ रिलेशन लाना है, एंगुलर मोमेंटम। निकालें इसका एंगुलर मोमेंटम, फिर से चले जाओ रोटेशनल चैप्टर में, या इसका जो एंगुलर मोमेंटम हम निकालते हैं किसी कंटिन्यूअस बॉडी का, तो हम R क्रॉस P से नहीं निकालते हैं, MVR टाइप नहीं निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूले पे आ जाओ, P इक्वल टू MV क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। तो इसके एंगुलर वेरिएबल्स में लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, मास का रोटेशनल अनालोग क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी का रोटेशनल अनालोग क्या, ओमेगा, बन गया L इक्वल टू I ओमेगा। रख दे किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी का I ओमेगा, सिंगल पार्टिकल का MVR साइन थीटा। ओके, चलो एंगुलर मोमेंटम हो गया मेरा I ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का कितना होता है mr स्क्वायर, या तो डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2 रिंग का mr स्क्वायर, mr स्क्वायर ओमेगा, mr स्क्वायर ओमेगा हो गया। हम m बाई एल लाना चाह रहे हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट बाई एल। क्या मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है हमने, Q ओमेगा R स्क्वायर का आधा, और एंगुलर मोमेंटम क्या निकाला हमने, m R स्क्वायर ओमेगा। देखो यहां पर ओमेगा R स्क्वायर गया, आ गया फिर वही Q बाई 2m, मतलब हाफ ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। तो ये रिलेशन जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट कर रहा था उसके लिए निकाले, यहां भी एप्लीकेबल है ये वाला रिलेशन। और ये यही नहीं, और भी हर जगह एप्लीकेबल है, जहां भी किसी कंटिन्यूअस इंसुलेटिंग बॉडी पे यूनिफॉर्म चार्ज है और वो घूम रहा है गोल गोल। देखो अब हम इसको जनरलाइज करेंगे, ये रिलेशन आ गया Q बाई 2m, इरेज करें, चलो अब हम इस रिलेशन को जनरलाइज करेंगे कि भाई स्ट्रक्चर चाहे कोई भी हो, एक आधा स्ट्रक्चर ले लेते हैं। स्ट्रक्चर ये हो गया, रिंग लिया था ना, ये हो गया डिस्क। ये डिस्क पे इसके सरफेस पे ये Q चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, और इसको भी अगर हम ओमेगा से घुमाएंगे तो इसका वही मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम फिर उतना ही आएगा। इस डिस्क के जगह अब हम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर ले लेते हैं।
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। और इसके पूरे सरफेस पे, हॉलो स्फीयर है, पूरे सरफेस पे इसके ये क्यू चार्ज है, पूरे सरफेस पे इसके ये चारों तरफ ये क्यू चार्ज है। और इसके फिर हम इसको ओमेगा से घुमा दें तो फिर इस केस में यही आएगा। हॉलो स्फीयर की जगह अगर हम सॉलिड स्फीयर ले लें, अगर हम सॉलिड स्फीयर ले लें जिसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली ये चार्ज क्यू है, और फिर इसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे ओमेगा से, फिर यही रिलेशन आएगा। ठीक है, तो ये जनरलाइज्ड रिलेशन हो गया, ये बन गया हमारा एक जनरलाइज्ड रिलेशन। ओके, चलो इसको इरेज करें और फिर इस जनरलाइज्ड जो हम रिंग की बात कर रहे थे, फिर हम वहीं बैक हो जाते हैं। हमने निकाल लिया कि भाई इस न्यूक्लियस के अबाउट जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन आ गया था हमारा क्या, E/2m। ओके, अब याद करो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जब बोर्स ने अपने पोस्ट्यूलेट में इसके एंगुलर मोमेंटम से संबंधित कुछ बात कही थी कि उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम आपको NH/2π आता है। समझ बात? ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में पढ़ा और फिर आप मॉडर्न फिजिक्स में इसको पढ़ोगे, फिजिक्स में। तो ठीक है, यहां हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को हमने लिख दिया भाई E/2m × L, और L है मेरा NH/2π, तो E/2m इंटू क्या, NH/2π, राइट। अब देखो ये n = 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट n = 2, यहां n क्या था, इंटीजर था 1 2 3। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब हम यहाँ n = 1 रखेंगे। रख दो भाई n = 1, n = 1 रखोगे तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, n1 E × h/2 ⁴ πm। क्या था यहाँ h, यहाँ h क्या था, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट कितनी इसकी वैल्यू होती थी, 6.63 × 10⁻34 SI यूनिट। अब इसमें इन वैल्यूज को जब रखोगे, E = इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है कितना, 1.6 × 10⁻19, H = प्लैंक कांस्टेंट है आपका, और m = मास है 9.1 × 10⁻31। ये वैल्यूज को जब आप यहां रखोगे तो ये निकल करके ये वैल्यू जो आता है वो आता है 9.27 × 10⁻24 मैग्नेटिक मोमेंट है, IA एरिया एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस मिनिमम वैल्यू को, इस ऑर्बिटल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट की मिनिमम वैल्यू को यहां नाम दिया गया है, इस वैल्यू को नाम दिया गया है यहां बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन बोर्ड में पूछता भी है ये ऐसे डिराइव करके लिखने के लिए, और ये वैल्यू डायरेक्ट कंपटीशन में भी एक बार आया है। ओके, चलो ये चीज हमने देख लिया। अब हम मूव करेंगे फिर वही टॉर्क पे। टॉर्क के प्रिंसिपल पे एक डिवाइस बताया गया है जो एक करंट को डिटेक्ट करता है। उस डिवाइस का नाम क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो पहले इसकी प्रिंसिपल समझ लें क्या है। देखो आपने कहा ना कि करंट कैरिंग लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर टॉर्क लगता है। ठीक है, ये टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा टॉर्क, राइट। हम देख चुके थे फॉर्मूला क्या बन क्या कहता है, NIAB sin थीटा। तो जितना ज्यादा करंट, टॉर्क प्रोपोर्शनल हो गया किसके, करंट के, टॉर्क प्रोपोर्शनल हो गया करंट के। अब जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ही ज्यादा टॉर्क होगा, और जितना ही ज्यादा उस पर टॉर्क लगेगा उतना ही ज्यादा वो कॉइल टर्न करेगा। तो उसके टर्निंग से उससे एक पॉइंटर अटैच है जो स्केल पे मूव कर सकता है। अब जितना ज्यादा वो टर्न करेगा वो ग्रेजुएटेड स्केल पे उतना ही ज्यादा मूव करेगा। जितना ज्यादा मूव करेगा उसके करस्पॉन्डिंग रीडिंग हम देख लेंगे। तो हमें इनडायरेक्टली क्या मिल गया,
करंट मिल गया। यानी करंट के एक तरह से सेंस करने के लिए, करंट को बस डिटेक्ट करने के लिए ये डिवाइस है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलो तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अब जरा सा इसके स्ट्रक्चर देखें। देखिए ये है मेरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके पार्ट्स देखें, ये है नॉर्थ साउथ पोल जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या मतलब, इसके पोल्स जो हैं ऐसे फ्लैट नहीं है, ये नॉर्थ और साउथ से फ्लैट नहीं है, ऐसे नॉर्थ है ऐसे साउथ है। तो नॉर्थ से निकला साउथ में गया, नॉर्थ से निकला साउथ में गया, नॉर्थ से निकला साउथ में गया, ये आर्क की तरह है। तो फील्ड जो देगा वो रेडियल देगा। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है अभी पता चल जाएगा आपको। इससे ये है वो कॉइल्स, ओके, और ये एक सिलिंड्रिकल ड्रम पे ये कॉइल ऐसे ऐसे लपेटे हुए हैं, ओके। ये बनावट इसलिए इस तरह से रखी गई है कि ये कॉइल चाहे जैसे भी घूमे, ऐसे भी घूमे तो फील्ड इसको 90 डिग्री पे मिले, ऐसे भी हो तो फील्ड 90 डिग्री पे मिले, ऐसे भी हो तो फील्ड इसको 90 डिग्री पे मिले। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये एश्योर करता है कि कॉइल के किसी ओरिएंटेशन पे उसे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दे, ताकि मैक्सिमम टॉर्क ये लगा सके। NIAB sin थीटा, थीटा 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा और इसे घुमा सके फ्रीली। क्यों? और इससे लिंक है पॉइंटर। जब ये कॉइल घूमेगा उस टॉर्क के कारण, तब इस कॉइल में करंट है, इस कॉइल में अपना करंट है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो ये कॉइल जब टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो घूमेगा, तो इसे अटैच ये पॉइंटर घूमेगा इस स्केल पे। जितना ज्यादा घूमेगा उतना कॉरस्पॉन्डिंग यहां मेजरमेंट देगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। टॉर्क कितना लगता है? टॉर्क लगता है NIAB sin थीटा, यही टॉर्क लगता है ना। इस केस में जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बात को एश्योर कर रहा है कि चाहे कॉइल की ओरिएंटेशन कुछ भी हो, हमेशा वो थीटा 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड बनाए रखे, जिससे कि मैक्सिमम टॉर्क उसको मिलेगा। तो टॉर्क इस पे लगेगा NIAB, कांस्टेंट टॉर्क मिल रहा है NIAB, ओके। इस टॉर्क के कारण ये चीज घूमेगा और यहां पर इस पीवट से ना, इस पीवट से अटैच है एक स्प्रिंग। तो जब ये घूमेगा तो स्प्रिंग में ऐंठन आएगी, वो इसको काउंटर टॉर्क देगा, ठीक है। और काउंटर टॉर्क देके एक पॉइंट पे बैलेंस कर देगा, ओके। तो इसमें अगर मान लो कि इसमें ट्विस्ट आई थीटा की, तो थीटा के ट्विस्ट आने के कारण इस स्प्रिंग में जो काउंटर टॉर्क देगा वो हो जाएगा K थीटा। जैसे याद करो, जब आप SHF पढ़ रहे होगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो कोई चीज, जैसे ये धागा है, ये धागा है, ये सस्पेंडेड धागा है, नीचे कोई मास अटैच है, तो उसको जब हम ऐसे ऐंठते हैं, ये पॉइंट तो फिक्स रहता है, ऐसे ऐंठते हैं, तो इस वायर में जो ऐंठन आती है उसके कारण एक एंटी ट्विस्ट, उस ट्विस्ट के कारण एंटी टॉर्क डेवलप हो जाता है और उसे खोलना चाहता है। तो जब ये घूमेगा थीटा से, तो ये स्प्रिंग में जो ऐंठन आएगी उसके करस्पॉन्डिंग उसमें के थीटा एंटी टॉर्क आ जाएगा। और जहां पे ये दोनों टॉर्क बैलेंस हो गया वहां पर ये टिक जाएगा, वहां पर ये पॉइंटर टिक जाएगा। यानी सिचुएशन क्या बनी कि इसका टॉर्क NIAB स्प्रिंग के एंटी टॉर्क के थीटा से बैलेंस हो गया, उस जगह पे पॉइंटर रुक गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने रीडिंग ले लिया। तो यहां पर देखो, अगर आप ये कहोगे I इक्वल टू हो गया K बाई NAB थीटा, ये आ गया। इसको हम कहते हैं K बाई NAB एक कांस्टेंट है गैल्वेनोमीटर के लिए, इसका नंबर ऑफ टर्न्स, उसका एरिया, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो जो स्प्रिंग है उसका टॉर्सनल कांस्टेंट कितना है, तो ये पूरा एक कांस्टेंट बन गया। इसको हम बोल देते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ओके, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ओके, राइट। अब फिर यहीं से आ जाओ, यहां से अगर मैं थीटा बाई आई निकालूं, थीटा बाई आई निकालूं तो हो जाएगा NAB बाई K। इस थीटा बाई आई को हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, कि कितने करंट पे उसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा, कितना सेंसिटिव होगा, तो इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। ये चीज बन गया क्या आपका, ये चीज बन गया आपका करंट सेंसिटिविटी। ये टर्म सब याद रखना, इसी का रेसिप्रोकल गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, ये बन गया करंट सेंसिटिविटी, राइट। अब अगर इसका रेजिस्टेंस कॉइल का R है,
अगर कॉइल का रेजिस्टेंस R है तो थीटा बाई आई आर कर देंगे तो बन जाएगा V, यानी ये बन जाएगा थीटा बाई V। तो ये हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्योंकि इस आप देखोगे आगे चल के कि इस गैल्वेनोमीटर से हम ये अमीटर बनाते हैं, वोल्ट मीटर बनाते हैं, मतलब करंट मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं। ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। ये थीटा पर यूनिट वोल्ट, पर यूनिट वोल्ट में कितनी डिफ्लेक्शन आती है, तो ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो यहां भी नीचे आर आ जाएगा, NAB/KR। ओके, अब इस टर्म को हमने नाम दे दिया वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको अलग अलग जरा सा ध्यान में कर लीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजन हो रहेगा। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा गौर करने वाली है। अगर आप चाहते हो कि करंट सेंसिटिविटी को हम बढ़ाएं, आप n को बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। पर यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी में फर्क ज्यादा नहीं आएगा। कारण अगर आप n बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। तो न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, तो इस रेशियो में फर्क नहीं आएगा, राइट। तो यहां करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हो, पर वोल्टेज सेंसिटिविटी को नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये सारा चीज पता चल गया, फॉर्मूला जो ये सब आया करंट सेंसिटिविटी का, वोल्टेज सेंसिटिविटी का, ये सब बात क्लियर हो गई। और मेन इसका जो प्रिंसिपल है, ये लाइन याद रखना है आपने, क्या कि उस थीटा पे जाके ये टिकेगा जहां पर इसका इस पे लगने वाला, इस करंट कैरिंग कॉइल पे लगने वाला टॉर्क इस स्प्रिंग के एंटी टॉर्क से बैलेंस हो गया। ओके, डन। इरेज करूं, इस पे थोड़ा न्यूमेरिकल देखें, फर्दर इस पे क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नंबर ऑफ टर्न्स 100 और प्रत्येक का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स मेरा कितना है 100, प्रत्येक का एरिया कितना 2 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करते चलें 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट इज 0.01 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड 0.01 है, इसको मैं लिख दूं 10⁻⁻² टेस्ला। द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, थीटा कितना आया 0.05 रेडियन, मैं फिर लिख दूं 5 × 10⁻² रेडियन। ओके, वेन अ करेंट ऑफ, जब करंट पास किया गया 10 मिली एम्पियर, 10 × 10⁻³ बन गया 10⁻² एम्पियर। ओके, फाइंड द टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट दैट इज K = व्हाट। आपने क्या देखा था, अगर आपको फॉर्मूला ना भी याद है, सिंपल एक चीज क्या था कि इसका टॉर्क NIAB के थीटा से बैलेंस हो गया था। सीधा सीधी ये लाइन आप याद रखो। आपको K पूछ रहा है, आपको K पूछ रहा है, क्या हो गया NIAB डिवाइडेड बाई थीटा। क्या है N? N है आपका 100, 10 का स्क्वायर। करेंट है आपका 10⁻⁻², एरिया है आपका 2 × 10⁻⁻⁴, और मैग्नेटिक फील्ड है आपका 10⁻⁻²। थीटा कितना आया है, थीटा है आपका 5 × 10⁻² रेडियन, 5 × 10⁻²। तो 10 इसको ऊपर ही भेज देते हैं, 10 का स्क्वायर कर देते हैं। इससे ये गया, इससे ये गया, तो आ गया 2/5 दैट इज 0.4, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴, यानी 4 × 10⁻⁻5। ओके, टॉर्क इक्वल टू होता था ना K थीटा, तो K की यूनिट क्या हो जाएगी टॉर्क बाई थीटा, यानी टॉर्क न्यूटन मीटर और बाई थीटा पर रेडियन। ये हो गया, समझ में आ रही है बात, क्लियर हुआ, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग। ओके, चलो मिटाया जाए। गैल्वेनोमीटर हमारा काफी सेंसिटिव डिवाइस होता है, इससे हम ज्यादा करंट नहीं भेज सकते। इससे आप माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में, मिली एम्पियर ऑर्डर में इस तरह के करंट भेज पाते हो, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा अमेंड करके हम उसको एज अमीटर और वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं। तो पहले जो आपने करंट चैप्टर में पढ़ा होगा कि अमीटर को आप सीरीज में लगा देते हो, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगा देते हो, हाँ, तो उस अमीटर को, इस गैल्वेनोमीटर से हम वो अमीटर कैसे बनाते हैं, उस गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। पर पहले ये देख लें कि जब भी आप सीरीज में एमीटर या वोल्ट मीटर कुछ भी ऐड करते हो, तो आप एक एक्सटर्नल चीज़ को आप सर्किट में ऐड कर दे रहे हो। जब भी आप सर्किट में कुछ ऐड करोगे
तो उसका अपना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना। यानी एक तरह से सर्किट को आप, जो ओरिजिनल सर्किट है, आप उसको डिस्टर्ब कर दे रहे हो। तो जब ओरिजिनल सर्किट डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये देख लें कि वो डिस्टर्ब कैसे होता है, और फिर हम गैल्वेनोमीटर से अमीटर या वोल्टमीटर बनाते समय हम क्या सावधानी रखें कि वो काफ़ी एक्यूरेट, एकदम से एक्यूरेट तो नहीं होगा, लेकिन एक आध % डेविएशन के साथ वो रिजल्ट मोर और लेस मेरा सही दे। ओके, तो देखिए, मान लो एक सर्किट लेते हैं, करंट का सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये समझने के लिए सिर्फ। ओके, मान लिया हमारे पास एक सर्किट है, ये है रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस, और ये अक्रॉस, ये 100 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस लगा दिया हमने। 100 वोल्ट की बैटरी है, यहां पर मेरा 300 ओम है और यहां पर मेरा है 200 ओम। यहां पर अमीटर लगा दिया, सीरीज में अमीटर लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा, ऐसे 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 ही लगता है ना, करंट चैप्टर में आपने देखा होगा सारा। तो कहे आपसे पूछ रहा है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें, और फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं, जब हम करंट चैप्टर में ये लेते थे तो हम कहते थे कि आइडियल है, अमीटर आइडियल है और वोल्ट मीटर भी आइडियल है। यानी कि ना तो ये सर्किट को डिस्टर्ब कर रहा है और ना ये सर्किट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो आइडियल केस मानते हुए हम पहले देखें कि कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा, हाँ, यानी अमीटर, इस अमीटर की रीडिंग क्या होगा, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगा। ओके, आपने सीधा कहा कि ठीक है भाई, आई इक्वल टू क्या, V बाई नेट R। ओके, V आपका 100 है और 300 200 ये 500 हो गया, 0.2 एम्पियर। ओके, अब इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसको मैंने कह दिया V1, तो मेरा V1 हो जाएगा I इंटू वहां का R1, यानी I मेरा आ गया 0.2 और वहां का R1 मेरा 300 है, 360 वोल्ट आ गया। ओके, पर वोल्ट मीटर हो या अमीटर आइडियल तो होता नहीं है, वोल्ट मीटर हो या अमीटर कोई आइडियल तो होता नहीं है। तो इस बार मैंने कहा कि हमने जो वोल्ट मीटर लगाया है उसका खुद का रेजिस्टेंस कुछ है। मान लो फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि इसका खुद का रेजिस्टेंस है 600 ओम, 600 ओम, इसका खुद का रेजिस्टेंस है 600 ओम। तो अब हम निकाले हैं कि अब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। देखो, हमने कहा ना कि वोल्ट मीटर हो या एमीटर, ये एक एक्सटर्नल डिवाइस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे ही आप उसको लगाते हो उसके साथ उसका अपना रेजिस्टेंस वगैरह सब उसमें सर्किट में अटैच हो जाता है। तो ये जो सर्किट ये था, अब ये नहीं रहा, अब ये सर्किट बन गया 600 ओम का, कुछ और भी आ चुका है उसके साथ। तो इस नए सिचुएशन में सब कुछ बदल जाएगा, करंट बदल जाएगा, वोल्टेज बदल जाएगा, और वो वोल्ट मीटर वो बदला हुआ चीज मापेगा, मतलब वो एक्चुअल नहीं मापेगा, उसमें कुछ डेविएशन आ जाएगी। तो इस चीज को देखें, और इसी डेविएशन को मिनिमम करने के लिए जब हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर से हम अमीटर बनाए तो क्या प्रिकॉशन लें, हम वोल्ट मीटर बनाए तो क्या प्रिकॉशन लें। ये देखिए, अब सिचुएशन ये हो गया कि ये 300 के साथ ये 600 पैरेलल में आ गया। तो अब नया जो R इक्विवेलेंट बना वो 300 के साथ ये 600 पैरेलल में, और जब पैरेलल में होता है तो R इक्वल टू क्या हो जाता है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ लगा दिया 300 प्लस 600, और इस सिस्टम के साथ ये 200। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया, 20 यहाँ से उड़ाओ तो 18/9, यानी कि 200 प्लस 200 बन गया 400 ओम। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस डिस्टर्ब हो गया, करंट भी डिस्टर्ब होगा। नया करंट क्या हो जाएगा, आई डैश उसे कह दें, आई डैश हो जाएगा V बाई नया वाला R इक्विवेलेंट। V कितना है 100 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट नया कितना आ रहा है 400, 1/4। देखिए पहले 0.2 था, अब 0.25 एम्पियर। अगर यहाँ मीटर होता तो 0.25 एम्पियर मापता। ओके, अब निकालना है इसके क्रॉस वोल्टेज। ओके, तो उसके क्रॉस वोल्टेज V1 नया I इंटू वहां का R, किसी भी एक से ले लेते हैं, यहाँ का R जो है इसके क्रॉस, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच हम माप रहे हैं ना, तो पूरा R, तो ये पूरा R आपको है, ये पूरा R आपको है 200, राइट। या अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते हो आप ऐसा करो, पहले इसका निकाल लो, इसको पहले आप V2 ही निकाल लो, ठीक है।
तो V2 आपका हो जाएगा, अब देखो नया I डैश इंटू R2, ओके I डैश आपने कितना निकाला 0.25, R2 कितना हो गया 200, ये आ गया 50 वोल्ट, 50 वोल्ट यहां, तो बचा हुआ 50 वोल्ट यहां, टोटल 100 वोल्ट था। तो V1 भी हो गया कितना 100 माइनस 50, दैट इज 50 वोल्ट। देखिए पहले ये V1 था 60 वोल्ट, इसे मेजर करने के लिए इसे लगाया गया था, लेकिन इसकी प्रेजेंस ने सर्किट को ही डिस्टर्ब कर दिया और 60 के बदले वो आ गया 50। पहले करंट था 0.2 एम्पियर, इसे मापने के लिए इस एमीटर को लगाया गया था यहां पर, इसे मापने के लिए इस एमीटर को लगाया गया था, पर अब सिचुएशन बदली, वो माप रहा है कितना 0.25 एम्पियर, यानी एरर आ जा रहा है। इस एरर को मिनिमाइज, जीरोवाइज तो हम नहीं कर सकते, मिनिमाइज करने के लिए अब हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाएंगे, इसी गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनेगा, इसी गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनेगा। तो क्या प्रिकॉशन रखेंगे, ये देखिए एमीटर आपका सीरीज में अटैच हो रहा है, वोल्टमीटर आपका पैरेलल में अटैच हो रहा है, ओके। तो इसको इरेज करता हूं, अब हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर एज एमीटर। गैल्वेनोमीटर एज ammeter and voltmeter, इस ब्रांच में करंट मापना है, यहां अमीटर अटैच होगा। अमीटर में बेसिकली होता क्या है, एक गैल्वेनोमीटर होता है, ये सिंबॉलिकली मैंने गैल्वेनोमीटर बना दिया है ऐसे, ओके। और इस गैल्वेनोमीटर, यहां वाले करंट का आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस होता है, अगर पूरा का पूरा ये करंट इसे चला गया तो ये इसका काम तमाम हो जाएगा, राइट। क्योंकि इसमें करंट की इतना सेंसिटिविटी है कि मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में इसमें करंट जाना चाहिए, यहां से 2 एम्पियर गया तो यहां पूरा का पूरा 2 एम्पियर नहीं जा सकता इसमें। तो हम क्या करते हैं, एक बाईपास रास्ता बना देते हैं ये, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम रखते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg कह दिया, और इसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। शंट मतलब होता है कुछ बाईपास, ठीक है। तो ये एक तरह से एक हमने दूसरा रास्ता बना दिया कि यहां से जो करंट आए ये Ig में काफी थोड़ा जाए। अब Ig में काफी थोड़ा जाए, इसके लिए ये एश्योर करना होगा मुझे कि इस रास्ते का रेजिस्टेंस हम काफी कम रखें। तो जो शंट रेजिस्टेंस Rs होता है ये काफी कम होता है Rg की तुलना में, ताकि मोस्टली करंट I का मोस्टली कितना जाएगा इधर, I माइनस Ig इधर से निकल जाए, और Ig बिल्कुल लिमिट में रहे, जो उसका माइक्रो मिली एम्पियर जितना रीडिंग है उतना ही रहे, उससे ज्यादा ना रहे। करंट हालांकि इसमें जाएगा Ig, पर ये जो रीडिंग की कैलिब्रेशन इस तरह से की होती है कि वो डायरेक्ट I बता देगा। क्लियर? चलिए, ये स्ट्रक्चर मेरा हो गया क्या, अमीटर। तो अमीटर में क्या रहता है, गैल्वेनोमीटर से जब हमको अमीटर बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसके साथ एक ब्रांचिंग कर देते हैं स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस की, ओके। अब इस गैल्वेनोमीटर से मुझे वोल्टमीटर बनाना है, तो देखिए वोल्टमीटर तो पैरेलल में अटैच होता है, तो मान लो इसके अक्रॉस, मान लो यहां पर ये वोल्टमीटर अटैच है, तो वोल्टमीटर क्या होता है उसको गैल्वेनोमीटर से बनाएंगे। एक गैल्वेनोमीटर, ये रहा मेरा गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक बड़ा वैल्यू का रेजिस्टेंस। अब क्यों बड़ा वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा अभी। ये चीज है मेरा वोल्टमीटर जो कि इसके साथ पैरेलल में अटैच है, और ये चीज है मेरा पूरा, ये चीज पूरा मेरा बॉक्स जो देख रहे हो अमीटर है, ये इसके साथ सीरीज में अटैच है, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। ये चीज, ये बॉक्स जो मैं बना रहा हूं, ये है मेरा वोल्टमीटर, ये है मेरा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में हम ये एश्योर करते हैं, ये हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और इसके साथ ये रेजिस्टेंस R लगा दिया सीरीज में। हम ये एश्योर करते हैं कि इस R की वैल्यू ना मच ग्रेटर, काफी बड़ी हो। क्यों? देखिए, आप इस गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना चाह रहे हो, आप इस गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना चाह रहे हो, और अभी अभी आपने देखा कि किस तरह से अमीटर और वोल्टमीटर का प्रेजेंस ओरिजिनल सर्किट को डिस्टर्ब कर रहा है।
ओके, तो हम चाहते हैं कि इसमें जो हम ये सीरीज में जो हमने चीज़ लगाया है ये कम से कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएं। जीरो वाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम वैल्यू का लगाएं, ताकि ओरिजिनल सर्किट में जो नया रेजिस्टेंस ऐड हो वो इतना कम हो कि प्रैक्टिकली हम उसे नेग्लेक्ट कर सकें। तो अब इस वैल्यू को काफ़ी कम रखने से वो कैसे अचीव हो रहा है, देखिए। अगर दो चीज़ पैरेलल में हो, जैसे मान लो कि ये है 1000 ओम और ये है 1 ओम, ओके, तो आपको पता है कि 1000 ओम और 1 ओम अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो जो उसका इक्विवेलेंट आता है वो छोटे वाले से भी छोटा आता है। तो वो 1000 ओम के साथ अगर 1 ओम पैरेलल में लगा हुआ है तो 1 ओम से भी इक्विवेलेंट जो इन दोनों का इक्विवेलेंट बनेगा वो कम आएगा। यानी इस सर्किट में काफ़ी छोटा रेजिस्टेंस हम ऐड कर रहे हैं, तो सर्किट में डिस्टर्बेंस यानी जो करंट वो मेजर करेगा वो ट्रू टू ओरिजिनल वैल्यू मेजर करेगा। समझ रहे? तो दो पर्पज सोल्व हो गया। पहला, IG हमको काफ़ी कम रखना है, ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगा तो इसको ख़राब कर देगा, तो उसके लिए हमने काफ़ी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया। और जब काफ़ी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया तो ओवरऑल ये रेजिस्टेंस काफ़ी कम आ गया और सर्किट को कम से कम डिस्टर्बेंस मिला। ओके, ऐसी ही कहानी कुछ यहाँ भी है। अब वोल्ट मीटर अटैच होता है इसके साथ पैरेलल में, ब्रांच के साथ पैरेलल में ये वोल्ट मीटर अटैच होता है। आप चाहोगे कि आप ओरिजिनल ब्रांच को डिस्टर्ब ना करो ज़्यादा, तो आप चाहोगे कि इससे जो करंट, इधर से जो करंट आ रहा था आई, इधर से जो करंट आ रहा था आई, वो मोस्टली इसी में चला जाए, इसमें कम से कम जाए, ताकि इसका अपना जो फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं हो। ऐसा आप कब कर पाओगे? जब इस रास्ते का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो कि इससे बहुत थोड़ा रेजिस्टेंस, इससे बहुत थोड़ा करंट जाए, बाकी सारा का सारा अपने जैसे जा रहा था वैसे चला जाए। तो आप ये एश्योर करते हो कि इस रास्ते का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए R की वैल्यू आप काफ़ी बड़ी लेते हो। ठीक है, तो आप जब बात फिर क्लियर हो गई, बात ये निकल करके आई कि जब हमें गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ वेरी स्मॉल वैल्यू पैरेलल में लगा दो, और गैल्वेनोमीटर से जब वोल्ट मीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ काफी बड़ी वैल्यू आप सीरीज में लगा दो। ठीक है, अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी बिल्कुल। इरेज करूं? ओके, इस स्ट्रक्चर को। चलो, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन दे रखा है आपको कि गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है RG, मैं ले लेता हूं से, ये है 100 ओम। इससे इसमें ना फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब इससे ज्यादा करंट नहीं भेजा है। देखो ये ऑर्डर किसमें है, माइक्रो एम्पियर में। ओके, अब गैल्वेनोमीटर जिससे जो करंट मैक्सिमम भेज सकते हैं वो है मेरा 50 × 10⁻⁻6 एम्पियर। What resistance should be added to use it as a voltmeter of range 50 वोल्ट और दूसरा अमीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर। तो पहले हम देखें वोल्ट मीटर इससे बनाना है। वोल्ट मीटर के लिए हमने अभी क्या देखा? वोल्ट मीटर के लिए हमने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक बड़े वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो, ये है RG। तो ये दे रखा है मुझे 100 ओम, इसका मुझे पता नहीं कितना है, पर इससे जो करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर से उसी के करस्पॉन्डिंग ये वोल्टेज मापेगा ना, उसी के करस्पॉन्डिंग ये वोल्टेज मापेगा। तो IG जाएगा इसमें, दैट इज RG प्लस R में, और वही रीडिंग ये यहां दिखाएगा वही। तो यहां जो वोल्टेज ये मेजर करेगा वो देखो, इससे जो करंट गया, इससे करंट जो गया और इसमें RG प्लस वो जो हम बाहर से अटैच किए हैं। ओके, आपको कह रहा है कि ये इसकी रेंज 50 वोल्ट हो, यानी मैक्सिमम जब इससे करंट जाए तो ये मैक्सिमम वोल्टेज 50 वोल्ट बता पाए। ओके, यानी ये 50 वोल्ट बता पाए जब इससे मैक्सिमम करंट, और कितना मैक्सिमम करंट हम भेज सकते हैं? इससे मात्र 50 × 10⁻⁻6 भेज सकते हैं। RG आपका कितना है? 100 प्लस R, ये R निकालना है। 50 से ये 50 गया, 10⁻⁻6 इधर आएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ऊपर जाके 10⁻6 बन जाएगा, मतलब इधर हो गया 10 लाख। 10 लाख 10⁻6, ओके, इज इक्वल टू हो गया क्या? 100 प्लस R, यानी यहां से R इक्वल टू क्या हो गया? 10 लाख में से 100, 10 लाख में से 100 घटाएंगे तो प्रैक्टिकली 10 लाख ही रहेगा, तो इसको हम रफली 10 लाख के ही आसपास लिख दे रहे हैं। देखा, काफी बड़ा रेजिस्टेंस
सीरीज में होना चाहिए, जब इसे हम वोल्ट मीटर की तरह यूज कर रहे हैं। देखो अब हम अमीटर की तरह यूज करें तो हमने क्या कहा था, काफी स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस, उसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगेगा। देखो यहां पर बाकी वैल्यू तो हमारे यही हैं, बाकी वैल्यू तो हमारे यही हैं कि आरजी मेरा वही 100 ओम और जो उससे करंट जा सकता है वही 50 × 10⁻⁻6 एम्पियर। और इस बार इसी चीज को बनाना है मुझे। ये हो गया गैल्वेनोमीटर, इसके साथ स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस, ये बन गया मेरा अमीटर। इससे जो करंट जाएगा यहाँ से जो करंट जाएगा तो ये चीज उसके सीरीज में अमीटर लग गया। तो जो इसका एक हिस्सा इधर चला जाएगा IG, जो कि आपका 50 माइक्रो एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 माइक्रो, बाकी सारा का सारा यहां से बाईपास हो जाएगा। ओके, और ये है वो शंट का रेजिस्टेंस जो हमको निकालना है। ओके, आप सिंपल देखो ना, अगर आप यहां से यहां जाते हो तो चाहे इसको मान लो मैं P और इसको मैं कह दूं Q, तो P से Q तक चाहे आप इस रास्ते से जाओ गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते से, चाहे आप शंट रेजिस्टेंस वाले रास्ते से जाओ, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा ना। ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूं IG RG जो इस रास्ते से पोटेंशियल डिफरेंस मिला मस्ट बी इक्वल टू I - IG इंटू RS। बस इसी लाइन को अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। IG मेरा है 50 × 10⁻⁻6 इंटू RG मेरा है 100, 10 का स्क्वायर रख ले, इज इक्वल टू I - IG। I जो इसको मेजर करना है 10 × 10⁻3, 10 × 10⁻3 में से IG माइनस कर दे। IG है मेरा 50 × 10⁻6। ऐसा होने के लिए मुझे शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना है, यही चीज है। 2 और 1 3 पॉजिटिव पावर, 6 निगेटिव पावर, बचेगा कितना 3, 5 × 10⁻3। यहां से भी 10⁻3 बाहर निकाल लेते हैं, इसको उड़ा देंगे तो 10⁻3 यहां से बाहर निकालो तो हो जाएगा 10 माइनस, यहां बचेगा 10⁻3, वो इसको बना देगा 0.05। 2 जीरो तो एडजस्ट होगा, एक और जीरो ऐड करेगा 0.05, राइट। 10⁻3 से 10⁻3 गया और यहां से शंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, देखो 5/10 - 0.05 यानी कि 9.95, जो रफली इक्वल टू हो जाएगा, इसको 10 ही भी रखो तो रफली ये मोटा मोटी 0.5 ओम के बराबर आ जाएगा। देखो आ गया कि गैल्वेनोमीटर से जब आपको वो अमीटर बनाना होता है, गैल्वेनोमीटर से जब आपको अमीटर बनाना होता है तो एक स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में लगी होनी चाहिए। कितना आया, हाफ ओम। गैल्वेनोमीटर से जब आपको वोल्ट मीटर बनाना होता है तब एक लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में लगा हुआ होना चाहिए। कितना आया, 10 लाख ओम। ओके, चलो तो हमने पढ़ा गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा, मीटर के बारे में पढ़ा, वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब हम अगले क्लास, आई थिंक यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे ये पूरा जो हमने पढ़ा 3-4 लेक्चर्स में जो चीज़ें पढ़ी, एक तरह से मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा कि भाई चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स कितना है, मूविंग कॉइल पे मैग्नेटिक फोर्स कितना है, उसका टॉर्क कितना है, करंट कैरिंग कॉइल पे फोर्स कितना है, ये सब चीज़ें, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब चीज़ें हमने देखी। अब हम देखेंगे कि ये मूविंग चार्ज मतलब करंट मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, ये इस चीज़ को हम देखेंगे अगले क्लास में। तो ठीक है, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।